हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये समझने वाले हैं। सो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेज करने का कोई वन थंब रूल नहीं है। मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरा स्टाइल ये है, तो ज़रूरी नहीं है आपका स्टाइल भी वो हो। सब लोगों का जो पोर्टफोलियो मैनेज करने का स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है। बट मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, मेरी उम्र इतनी नहीं है मार्केट में आए हुए कि मैं आपको बहुत इसमें एडवाइस दे सकूं। तो मेरे को भी ये चीज़ क्यूरियोसिटी थी कि जो डिफरेंट लोग हैं जो मेरे से कई ज़्यादा साल मार्केट में हैं, वो कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। हम स्टोरी सुनते हैं कि हमारे दादाजी ने 1990s 1980s में स्टॉक खरीदे थे, आज वो इतने वैल्यू के हो गए हैं। तो वो कैसे इतने साल उन स्टॉक्स से कमिटमेंट बना के रखे उन्होंने। हमने भी अभी कुछ स्टॉक्स खरीदे होंगे जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं और हमारे मन में आता है कि क्या हम प्रॉफिट बुक करें ना करें, लाइफ लॉन्ग छोड़ दें। बट लाइफ लॉन्ग क्यों छोड़े, क्या पता कंपनी कल को डिफ़ॉल्ट कर जाए या कुछ और चीज़ें आ जाए। तो ये क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे। तो मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं, मैंने सबको डीएम किया। मैंने बताया कि मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ये स्टॉक्स हैं, इनका मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इतनी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे जो जो मेरे पास आंसर्स आए, मैं उन सबको इस वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करूँगी और आई होप उन सारी रिकमेंडेशन से आप भी कुछ अपने लिए जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट पॉसिबल वे आउट है, वो निकाल सके। सबसे पहले लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पोर्टफोलियो में तो वो स्टॉक्स होते हैं जिनको हम लाइफ लॉन्ग या बहुत लंबे टाइम तक के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें क्यों हम रोज़ उनके चार्ट्स को देख रहे हैं या रोज़ उसको एनालाइज कर रहे हैं या रोज़ की रिटर्न्स को देख के खुश हो रहे हैं। उन स्टॉक्स को तो हमें लेके भूल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये वाली बात है। फिर बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अब इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो हमारा मन नहीं मानता कि क्या हम वो नंबर ऑफ़ शेयर्स क्यों डिक्रीज़ करने। वैसे ही हम सब लोग मिडिल क्लास हैं, तो हम कोई क्वांटिटी ऐसे हज़ारों और लाखों वाली में तो खेलते ही नहीं है। हम तो छोटा बहुत जो 5-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार इतने इतने अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। इसके बेसिस पे ये जो आगे की वीडियो चलेगी। वीडियो मेन मुद्दे पे आए उससे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पोर्टफोलियो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक में वो कंपनीज़ होती हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो, जो आप डेली के लाइफस्टाइल में भी यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर नाम लूँ तो रिलायंस है, आईटीसी है, नेस्ले है, टाटा मोटर्स है, मारुति हैं। ये बेसिकली वो कंपनीज़ हो गई जिनके प्रोडक्ट्स आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी कई सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इन कंपनीज से वो हमारी कहीं ना कहीं एक रिकॉल वैल्यू बनी हुई है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो इनके शेयर्स जब हम बाई कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इसने तो कुछ सालों में बढ़ते ही जाना है, जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी इस कंपनी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, स्टॉक्स ने तो ऊपर जाना ही है, तो हम रख लेते हैं। तो एक टाइप के तो वो हो गए पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के पोर्टफोलियो की। दूसरे टाइप का जो आपका पोर्टफोलियो होता है उसको हम ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बोल देंगे। इस पोर्टफोलियो में जो आप स्टॉक्स ऐड कर रहे हो वो सकता है फंडामेंटली उतने स्ट्रॉन्ग ना हो या हो भी, बट आपका एम उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का नहीं है। उनको आप कुछ टाइम में, एक आपने टारगेट रखा हुआ है, वो जब आपका टारगेट हिट होगा तब आप वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो इन वाले जो स्टॉक्स हैं हो सकता है आप इनको 3 महीने 6 महीने 1 साल या 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आईटी सेक्टर था, आईटी सेक्टर जब कोविड की रैली स्टार्ट हुई तो बड़ा अच्छा चला था, ठीक है, बट उसके बाद से नीचे आना शुरू हो गया। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो पीक पे हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए हों, अब वो दोबारा से आईटी सेक्टर में पोजीशन बना रहे हो, तो ये उनका हो गया ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। बट कुछ लोग हैं जो टीसीएस को कई सालों से होल्ड कर रहे हैं, तो वो उनके लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में आएगा। तो अब ये तो बिल्कुल एकदम ब्लैक और वाइट वाली डेफिनेशन हो गई कि ब्लैक एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, वाइट आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। बट इन दोनों के बीच में एक ग्रे जोन भी है। वो ग्रे जोन ये है कि कुछ कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं और आप एकदम उनके बॉटम को कैप्चर करके बाई कर लेते हो। बट जब वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर देती हैं, उससे भी ऊपर चली जाती हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे पैसे तो यहाँ पे 100% 150% की रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो क्या मुझे बुक कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पैसे डबल हो चुके हैं, क्या किया जाए इस केस में। उस केस में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, फिर मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं।
पहले मेरा ये ओपिनियन था कि जब ऐसा हो जाए तो आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो एटलीस्ट निकाल लो, ताकि आपके पैसे तो अब सेफ़ हो गए, अब जो वो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा। बट इस स्टेज पे मेरे मन में डाउट आया कि यार वो जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी थी शेयर्स की वो कम हो गई, तो मैं क्या करूँ। तो पहले अब मैंने और लोगों से पूछना शुरू किया यहाँ पे कि वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो मुझे एक सजेशन बड़ा अच्छा मिला कि आप इनिशियली जो अपने अमाउंट निकालने की बात कर रहे हो ना, वो मत करो। आपको निकालना है तो आप प्रॉफिट निकालो, ठीक है। अब मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। अब मेरे मन में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही आया कि भाई नंबर ऑफ़ शेयर्स तो कम हो गए, प्रॉफिट तो और बड़ा अमाउंट था ना जितना इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अगर 100% से ज़्यादा की रिटर्न्स है तो प्रॉफिट ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कम हो गए। तो फिर मेरे को सामने से ये रिकमेंडेशन मिली कि जब आपको लग रहा है कि आपका टारगेट आ गया है और स्टॉक ने रैली काफ़ी कर चुकी है, मैं पर्सनली इस केस में मैंने RSI की हेल्प ली। मैंने RSI को देखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे 80 के आसपास जब आ रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वापस से नंबर ऑफ़ शेयर्स वाली बात, फिर जब 80 आ गया है, मुझे पता लग रहा है कि और ऊपर यहाँ से नहीं जाएगा, तो ऐसे केस में प्राइस क्या करते हैं, प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं, प्राइस करेक्ट करना शुरू करते हैं। तो जब प्राइस वहाँ से करेक्ट करेगा, RSI वापस से कूल ऑफ होगी ताकि अपसाइड की रैली कर सके, उस कंडीशन में जो मेरे पास प्रॉफिट वाला अमाउंट था मैं वापस से उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगी, अगर वो स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है और मुझे पर्सनली पसंद है तो। यही केस अगर अभी रिसेंटली देखूँ तो 2 स्टॉक्स मेरे पास ऐसे हैं जिनमें मेरे को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी और उन्हीं की वजह से मुझे आइडिया आया कि ये वीडियो बनाते हैं। एक स्टॉक उनमें से BSC है। BSC का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वो 540 के अराउंड मैंने उसको परचेज़ किया था। अभी रिसेंटली उसने हाई जो लगाया वो 1300 समथिंग का था और आज की डेट पे वो 1280 इसके अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो अब मुझे कायदे से क्या करना चाहिए था, जब वो 1300 के आसपास था तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और अब जब उसकी RSI एकदम पीक कर चुकी है, वो करेक्शन में है, कंसोलिडेट करेगा, तो मैं वेट करूँ कि वो कितना डिप ले रहा है ताकि उसकी RSI जो है वो कूल ऑफ हो सके। जब उसकी RSI वीकली या मंथली टाइम फ्रेम की अच्छी खासी कूल हो जाएगी, एटलीस्ट 50 के पास होगी, तब मैं सोचूंगी कि मैं उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट करूं, उसको एवरेज कर लूं या फिर और क्वांटिटीज़ बढ़ाऊं, ताकि जब आप स्टॉक यहाँ से रैली करना शुरू करता है या इससे थोड़ा सा भी नीचे जाएगा तो उतना लॉस मुझे होगा नहीं, बट यहाँ से अगर रैली करना शुरू कर देता है तो जो मेरा प्रॉफिट है वो वापस से कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा और मुझे रिटर्न्स जो हैं वो और बेटर मिलेंगी। तो ये नहीं होगा मेरे साथ कि कुछ कई बार ऐसे होता है ना कि हम टॉप पे एकदम स्टॉक को बाई करके फंस जाते हैं और जो हमने नीचे से लिया होता है उसकी गेंस कम हो जाती है क्योंकि स्टॉक करेक्ट कर रहा है। तो मैं उस फेज़ में नहीं फंसूंगी और जब वो वापस से ऑल टाइम हाई और नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, आगे बढ़ेगा, तब मेरे जो प्रॉफिट है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। यही केस मैं आपको IRFC का बताती हूँ। IRFC को मैंने 34 के आसपास बाई किया था। उसका टारगेट मेरा 90, 92, 95 इस जोन का था, तो 92 का उसने हाई लगाया। 88 के अराउंड मैंने उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। अब आज की डेट में वो 70s की लाइन में है, 77, 75 इसके आसपास वो घूम रहे हैं। तो अब वो जो वापस करेक्ट करेगा, उसकी RSI कूल ऑफ हो रही है, तब मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है मैं उसको वापस से री इन्वेस्ट कर दूंगी। ठीक है, वो 34 वाले रेट पे नहीं मिलेगा मुझे, वो 60 समथिंग या 70s की लाइन में मिलेगा, बट फिर भी मैंने एकदम 90 टॉप पे तो नहीं बाई किया। तो अब जब वो दोबारा 90 और 100, 120, 130 की तरफ बढ़ेगा, तब जो है मेरा प्रॉफिट वापस से यही 60-70 की वैल्यू से बढ़ना शुरू होगा। इससे सिर्फ एक लूप होल ये आएगा कि जो मेरी एवरेज कॉस्ट है स्टॉक बाइंग की वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। लॉन्ग रन में देखेंगे तो इस चीज़ की वजह से मेरे पास जो क्वांटिटी है स्टॉक की वो बढ़ गई, प्रॉफिट की कंपाउंडिंग बढ़ गई और जो लॉस के चांसेस है वो भी डिक्रीज़ हो गए। तो कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसको मैं ज़्यादा टाइम के लिए भी होल्ड कर सकती हूँ, उससे बार बार प्रॉफिट भी मैंने जनरेट कर लिए और साथ ही साथ वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट भी रह गई। और ये पोर्टफोलियो अगेन तीसरी कैटेगरी का है जहाँ पे हमारा ग्रे शेड है। ये टिपिकली ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी नहीं था और ये टिपिकली
लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो वाला स्टॉक भी नहीं था, बट मैंने इससे जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी बना ली। सो आप कैसे डील कर रहे हो इस सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को लेके, या आपके पास कोई और वेज़ हैं जिससे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम बेटर तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि एक कोई फिक्स्ड वे मुझे नहीं समझ आई, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे यूनिक सॉल्यूशन है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और जो लोग वीडियो को देखेंगे वो भी आपके कमेंट पढ़ के कुछ एडवाइस आपसे ले सके। तो इतना ही आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।